देखना। सामाजिक संरचना सिद्धांत में यदि कहें कि सामाजिक संरचना सिद्धांत क्या कहलाएगा, या वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत को क्या कहेंगे, या फिर वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना सिद्धांत होता क्या है, समझते चलना सर। तो यहाँ से अभी तक आपको हमने जितने के जितने पढ़ाए हैं, समझना सर, इसको भी देने वाले आपके वाइगोत्स्की ही महोदय थे कि आखिर वास्तविकता में समाज की रचना क्या है, या किस प्रकार से समाज की रचना जो है वो लोगों के द्वारा कर दी गई है, उसी के अनुसार सारी बातों को क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो समझते हैं सर कि आखिर सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है, या इसमें जो जो भी बातें हैं वो आप अच्छे से समझना, जो भी डाउट हो वो पूछने की कोशिश करना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं। यदि वाइगोत्स्की की कहें तो वाइगोत्स्की ने कई सिद्धांत दिए हैं। सबसे मुख्य सिद्धांत उनका आप पढ़ चुके हो, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इसके बाद जो ये आपका उनके कई शब्द आपको हमने पढ़ाए, एमक्यू हुआ, या आपका उसी में देखा जाए तो आपका और भी सिद्धांत रहे, जैसे कि आपका जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, व्यक्तिगत वार्ता क्या है, स्वनियमन क्या है, ये सब हमने आपको लगभग पढ़ा दिए हैं, सबको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन्हीं वाइगोत्स्की का एक सामाजिक संरचना सिद्धांत। ये समाज की रचना बताते हैं कि आखिर समाज की संरचना क्या है, या किस प्रकार से जो है वो आपकी समाज की संरचना होती है। तो शुरुआत में कुछ नहीं, पहले आपको सुनना है बस केवल, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले आपको समझाते हैं, मतलब पहले आपको समझाते हैं कि आखिर समाज की संरचना किस प्रकार से बनाई गई है, और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब लिखाने वाला पोर्शन। पहले कुछ समझने वाला पोर्शन है, उसको समझ लेते हैं क्या है, ठीक है ना। चलते हैं, सुनना। जब प्रारंभिक काल था, यदि कोई कहे कि ऋग्वैदिक काल, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ऋग्वैदिक काल में यदि स्थिति देखी जाए तो समाज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। यानी कि जो समाज था वो जाति या वर्ण व्यवस्था के साथ साथ महिला और पुरुष में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं समझता था। जो अधिकार, जितने अधिकार समान पुरुषों को थे, वही उतने ही अधिकार किसको प्राप्त थे, महिलाओं को प्राप्त थे। यानी कि जो आपका वैदिक काल माना गया है, उस वैदिक काल में पुरुषों के समान ही बराबर दर्जा किसको दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है। लेकिन बाद में जब ऋग्वैदिक काल का जो टाइम आता है, वो जब दो भागों में बढ़ता है ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में भी काफी अच्छा समय रहता है। उसमें भी जो महिलाओं की दशा रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, लगभग बराबरी का दर्जा उनको दिया जाता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का जब समय शुरू होता है, और उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल के पतन का कोई कारण कहे, तो उसमें कर्म कांड अधिक बढ़ गए थे, इतना पढ़ा होगा आपने। और उत्तर वैदिक काल के पतन का कारण एक ये भी था कि इसमें महिलाओं की दशा बहुत ही निम्न दर्जे की कर दी गई थी। महिलाओं को दासी, अबला, ऐसे नाम जो है वो संबोधित करके पुकारे जाने लगे थे, और ना तो उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती थी। यानी कि जो स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गई थी। तो वहां से लगभग ज्यादा स्थिति में सुधार आज भी नहीं हुआ है। कहते जरूर है कि हाँ सुधार है, लेकिन वास्तविकता में तो सुधार नहीं है। अभी दिखाते हैं हम आपको कैसे सुधार है और कैसे नहीं। तो शुरुआत का समय ठीक था, लेकिन बाद की स्थिति क्या हो गई, और बदतर हो गई। और समय सुधर रहा है, लेकिन पूरी तरह से तो अभी भी नहीं सुधरा, ठीक है ना। मतलब कोई कहे कि नहीं कोई भेदभाव नहीं होता है, तो ये तो महज केवल कोरी कल्पनाएं हैं।
भेदभाव तो आज भी होता है सर, ठीक है ना। अभी आपको महसूस कराएंगे कि देखो भेदभाव होता है अथवा नहीं होता है, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब तब से पुरुषों के द्वारा महिलाओं को हमेशा दबाया ही गया है, या महिलाओं को हमेशा क्या किया गया है, गायब किया गया है। यानी कि शुरुआत में तो देखा जाए स्त्री प्रधान यानी महिला प्रधान था, लेकिन बाद के अवस्था में यदि देखा जाए तो पुरुष प्रधान जो है वो आपका समाज है। वर्तमान समय में यदि देखा जाए भारतीय समाज, तो भारतीय समाज आप भी जानते हो वो पुरुष प्रधान समाज है। आप पुरुषों की बात ज्यादा सुनी जाएगी और महिलाओं की बात कम सुनी जाएगी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज कहा ही गया है। आपका जो भारतीय समाज, यदि आप कहो कि समानता का अधिकार है, वो बात ठीक है कि आपकी न्यू गवर्नमेंट आई है, उसने राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी किए, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। वास्तविकता यह है कि आपका जो समाज है वो वास्तविकता में पितृसत्तात्मक है, यानी कि आपका पितृसत्तात्मक समाज कहें, या जिसको आप कह सकते हो पुरुष प्रधान समाज है। सबसे ज्यादा जो बोलबाला है वो क्या है, पुरुषों का है। उसका रीजन तुम्हें हम देते हैं, देखना। सृष्टि की शुरुआत से ही, यानी कि जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, 10 मिनट तक तुम सुनना पहले की सृष्टि की शुरुआत से ही पुरुषों ने हर जगह महिलाओं को क्या किया है, एक तरह से आपका गायब ही किया है। गायब का मतलब है हर क्षेत्र में दबाया ही है। महिला क्रिकेट टीम आप खेलने लगी, इसके पहले महिला क्रिकेट टीम का कोई नामो निशानी नहीं था। हॉकी महिला टीम अब खेलने लगी, उसके पहले हॉकी महिला टीम का कोई नाम ही नहीं था। केवल पुरुष क्रिकेट और पुरुष हॉकी टीम जो है वो खेली जाती थी। यानी कि बैडमिंटन पहले पुरुष ही खेलते थे, महिलाओं का कोई नाम ही नहीं था। यानी कि शुरुआत से ही यदि देखा जाए, यानी कि स्टार्टिंग में हमने कहा है कि पूर्व वैदिक काल का मतलब है ऋग वैदिक काल, उसमें आपका देखा जाए तो ना तो वर्ण व्यवस्था थी और ना ही आपकी किसी प्रकार का पुरुष और महिला में कोई भेदभाव होता था। लेकिन अब तो पुरुष और महिला को आधार मानकर भेदभाव किए भी जाते हैं, और तब से उत्तर वैदिक काल का पतन का कारण भी यही रहा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था और आपका एक तीसरा पुरुष महिलाओं की दयनीय स्थिति। तो आज भी जो दशा है वो आपकी निम्न है। ये नहीं कि आप ये मान के चलो कि दशा जो है उसमें आपका सुधार हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि हर जगह लड़ाई या झगड़े की जड़ भी किसको बताया गया है, तो महिलाओं को बताया गया है। आप किताब उठाकर देखो, महाभारत, बोले द्रौपदी ने महाभारत कराई। भाई द्रौपदी ने कहा था पांडवों से कि जाओ जाके तुम चौसर खेल लो और जाके हमको दांव पर लगा दो। यानी कि यदि ग्रंथ भी यदि उठाकर आप देखो, महाभारत हुए, आप रामायण उठाकर देखो, बोले वो अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं की होती सीता जी ने तो रावण काहे को ले जाता। यानी कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली, बात समझ गए, रावण ने कुछ नहीं किया था। यानी कि हर जगह जो दोष मढ़ा गया है वो किस पर मढ़ा गया है, केवल महिलाओं के ऊपर मढ़ा गया है। यानी कि अब समस्या यही है कि आखिर महिलाओं के ऊपर क्यों दोष मढ़ा गया है, तो उसके भी कई रीजन है। सबसे पहला तो यही रीजन कि शुरुआत में भाई किताबें या पुस्तकें जो लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई, केवल पुरुषों के द्वारा लिखी गई। क्या कोई महिला लेखक, कोई बड़ी विद्वान हुई है जिसने किताब लिखी है? जवाब है नहीं। तो जो भी उसने अपने हिसाब से अरेंज किया, उसने वही किताब में क्या कर दिया, लिख दिया, और उसी के अनुसार आप क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं। अब जरूर महिला लेखक होने लगी, लेकिन शुरुआत में यदि देखा जाए तो पुरुष ही लेखक हुआ करते हैं। अभी भी बहुत ना के बराबर एक दो मिल जाएंगे। बात समझ में आई है? और समझना सर, आज केवल सुनते चलो सर आप, ठीक है ना, समझना। हमने कहा है कि जो आपका जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है उसमें समाज में केवल पुरुषों का ही बोलबाला रहा। महिलाओं को हर जगह से, हर क्षेत्र से उनको गायब किया गया है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी का भी क्षेत्र हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, हर जगह से महिलाओं को क्या किया गया है, गायब किया गया है। यानी कि उनको कमतर आंका गया है कि नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम तो महिला हो, तुम ये नहीं कर सकते, पुरुष ही ये काम करेंगे, लड़के ही ये काम करेंगे। अभी कुछ फेमस हम कथन लेते हैं, तो मैं पढ़ाते हैं, देखना सब। हमने कहा कि कुछ धार्मिक पुस्तकें, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, आपकी कई किताबें आपको मिल जाएंगी, बाइबल हुआ, इसमें भी झगड़े का कारण किसको बताया गया है, महिलाओं को ही बताया गया है कि महाभारत का कारण कौन थी, द्रौपदी थी, रामायण का कारण सीता की लक्ष्मण रेखा पार करना था। यानी कि कई ऐसी किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े ग्रंथ, जिसमें कारण किसको बताया गया है, केवल महिला को ही कारण बताया गया है। ठीक है। यदि बात कहें कि जीवन के हर क्षेत्र में आपने देखा होगा कि महिला को कमजोर, अबला, पराया धन नाम से जो है संबोधित किया गया है। कहते हैं लड़की तो पराया धन होती, यानी कि कुछ ऐसी चीज है। भाई ये पराया धन का कहां से, कहीं आपने इसको प्रूव कर लिया क्या?
भाई आपके समाज के द्वारा बनाई गई ये केवल क्या है, अवधारणा। इसलिए इसको क्या कहा है वाइगोत्स्की ने, ये सामाजिक संरचना है। कुल मिलाकर जो भी ये कथन कहे गए हैं ये केवल सामाजिक संरचनावाद पर आधारित है। यदि यहां पर कहा जाए, आपने देखा होगा और भी यदि कहें, अभी न्यूज चैनल पर एक आपका कोटेशन चला था तुलसीदास का, ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई उन्होंने कहा था ढोल हो, गमार हो, क्षुद्र हो, पशु हो और नारी हो। नारी का मतलब स्त्री, यानी कि सबके सब सकल ताड़ना के अधिकारी हैं, मतलब दंड के भागीदार हैं। मतलब वो तुलसीदास कहते हैं कि जब घर में आओ, मतलब आप लोगों के विचार तो हम कहें कभी कभार तो एक दो बार बहस हो जाती है हमारी, लोग ऐसे विचार तर्क देते हैं, बोले घर में घुसो तो 2 थप्पड़ जड़ दो, बाहर निकलो तो 2 थप्पड़ जड़ दो। उन्होंने कहा ऐसे तुम्हारे साथ किया जाए तो कैसा होगा। यानी कि तुलसीदास ने कहा कि ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो भाई तुलसीदास जैसा कवि ये बात कहता है, भाई जीन पियाजे वाइगोत्स्की जैसा मनोवैज्ञानिक ऐसी बात कहता तो वो किसी प्रूफ के तहत कहता। तुलसीदास ने क्या किसी प्रयोगशाला में जाके सिद्ध किया है? उन्होंने तो उनके मन में जो विचार आया वो विचार क्या कर दिया, किताबों में लिख दिया। तो जो भी कथन लिखे गए हैं वो सही थोड़ी है, यानी कि उनके दिमाग में जो चल रहा था उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया, उसमें वर्णित कर दिया। तो ऐसे कोई भी कथन सर, चाहे वो किसी प्रसिद्ध लेखक ने लिखे हो, चाहे वो प्रसिद्ध कवि ने लिखे हो, चाहे वो किसी ने भी लिखे हो, वो सही नहीं है। वो केवल क्या है, एक समाज को आधार मानकर ऐसी बातें क्या कर दी गई है, लिख दी गई है। क्योंकि लिखने वाले कौन थे? तुलसीदास पुरुष ही तो थे, तो पुरुषों के बारे में गलत कैसे लिखते, महिलाओं के बारे में ही तो गलत लिखते। बात समझ पाए कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि जो भी सारी बातें बताई गई हैं या जो भी सारी संरचना बनाई गई है, ये महज एक केवल क्या है, सामाजिक संरचना है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात तभी तो ऑथेंटिक होगी जब तुलसीदास इसको प्रयोगशाला में सिद्ध कर जाते कि लो भैया हमने हैंस प्रूव भी किया है लेबोरेटरी में, अब ये बात सत्य है, तब तो उनकी बात सही मानी जाती। जीन पियाजे जैसा व्यक्ति ये बात कहता तो बात समझ में आती कि हाँ भैया इतने सालों तक उसने अध्ययन किया, 30 वर्षों तक अपने लड़का लड़की तक, वह ये अध्ययन कर देता कि ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो बात मानने लायक थी, क्योंकि वो बात प्रूफ के तहत करता था। तुलसीदास ने थोड़ी ना प्रूव किया है, उनके तो मन में जो रचना ही कवि ने कर दी रचना। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ध्यान रखना है कि जितने भी ये बातें कही जाएं, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखना है, सारी की सारी बातें जो हैं वो केवल महज क्या है, एक समाज की कोरी कल्पना। बात समझ गए कि नहीं? चलिए सर आगे चलते हैं, अभी तुम्हें और भी सुनाते हैं, तुम कहोगी कि हाँ सही कह रहे, ठीक है ना? सुनना, एक आपने कहानी पढ़ी होगी बाइबल में, एडम और ईव की कहानी है। यदि पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी शायद तुमने बाइबल पढ़ा होगा। तो इसमें देखा जाता कि ये एक प्रकार से स्वर्ग में इनका स्थान था, लेकिन इनको धरती लोक पर भेज दिया था और एक प्रकार से नर्क की यात्रा भोगनी पड़ी। तो उसमें भी बताया गया है कि ईव और स्मिथ में दोषी कौन थी? महिला थी, यानी कि उसके कारण ही उसको क्या करना पड़ा, नर्क की यात्रा भोगनी पड़ी। बात समझ गए कि नहीं? तो हर जगह आप कोई भी बड़े बड़े आप ग्रंथ उठाकर देख लो, सभी ग्रंथों में, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे बाइबल हो, सभी ग्रंथों में क्या बताया गया है, महिला को ही मुख्य कारण बताया गया है। पूरा जो दोष मढ़ा गया है वो केवल महिलाओं के ऊपर मढ़ा गया है, यानी कि जो भी गलती होती है वो केवल महिलाओं की वजह से होती है, नहीं तो कोई गलती ना। महाभारत तो आपने देखी होगी, सीरियल चलता ही रहता है, जब देखो जब उस पर जो टीवी या चैनल आता है उस पर चलता ही रहता है। यदि बात कहें तो एक और आपने पढ़ा होगा, देखना सर जरा, एक कथन और पढ़ा है, झगड़े के 3 कारण, जर जोरू जमीन। अब सर हमें यह समझ में नहीं आता कि भाई जो लिख गया क्या वो प्रयोगशाला में सिद्ध कर गया कि भाई झगड़े के ये 3 कारण, उसमें भी महिला को एक कारण बता दिया। मतलब लड़ाई लड़े तो महिला कारण है, तुम खुद लड़ रहे तो तुम कारण नहीं हो। बात समझ रहे? तो सर जो भी ये बातें बताई गई हैं ये महज क्या है, आपकी एक पूरी कल्पना है। ये वास्तविकता में किसी को आधार मानकर ये बात नहीं कही गई, ना ही किसी को प्रयोगशाला में इनको क्या किया गया है, सिद्ध किया गया है। तो ये केवल आप क्या मानोगे, इनको आप पूरी कल्पना मानोगे। बात समझ गए कि नहीं? चलिए सर अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट की जो आपको समझ में आए, जो आपको समझाना है हमें समझना। यहां पर यदि बात कहें कि वास्तविकता में है क्या, एक लाइन लिख लेते हैं,
समाज की यह सोच वर्चस्ववादी है क्योंकि अपने बारे में भी पुरुषों ने लिखा है और महिलाओं के बारे में। मतलब क्या, यहां पर यह जो समाज की जो सोच है जिसमें एक वर्ग के ऊपर पूरा दोष मढ़ दिया गया, हमने इतनी सारी तुम्हें बातें बताई, जबकि दूसरे वर्ग के ऊपर कोई भी दोष नहीं मढ़ा, तो यह केवल कैसी सोच है, एक प्रकार की वर्चस्ववादी सोच है, क्योंकि अपने बारे में भी किताबें पुरुषों ने लिखी हैं। अधिकतर देखा जाए शुरुआत में सारे लेखक पुरुष ही हैं, और आपका महिलाओं के बारे में भी किसने लिखा है, पुरुषों के लिए लिखा है। तो भैया जब पुरुष खुद ही किताब लिख रहा है तो भैया अपने बारे में कैसे गलत लिखेगा, अपने बारे में तो सही चीज लिखेगा। जो लिखेगा गलत किसके बारे में लिखेगा, महिला के बारे में गलत। बात समझ पाई कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि यह सोच क्या है, केवल एक आपकी वर्चस्ववादी सोच है। जैसे देखना, देख कुछ चीजों में सुधार अभी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी देख, आपने देखा हो, अभी बाद में प्रयोग किया जाएगा, अभी बाद में हम जरूर लिखेंगे, अभी केवल ओरली सुन लेना। देखा होगा कि आपको बिल्कुल फैक्ट व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं। क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो भी बताते हैं। क्रिकेट में जब कोई अच्छा प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको लास्ट में क्या दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच। भाई उसको क्या दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच। तो भैया मैन ऑफ द मैच क्यों है, वुमेन ऑफ द मैच क्यों नहीं? क्योंकि इसको भी किसने बनाया है, पुरुषों ने बनाया है। बात समझ गए कि नहीं? मतलब क्या, अरे इसको होना चाहिए क्या, अब तो हो गया, क्योंकि जब से इस पर बहस छिड़ी थी टीवी डेबेट पर कि भाई हर जगह कैमरामैन ही क्यों कहा जाता, भाई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरामैन को बुला लाओ। भाई कैमरा वुमेन भी तो हो सकती, लेकिन उसको संबोधित किससे किया जाता, केवल कैमरामैन से। यानी कैमरा के पीछे जो मैन शब्द लगा गया है वो किसको बता रहा है, पुरुष को। और ये शब्द किसकी देन है, इस समाज की ही देन है। तो समाज की रचना ही ऐसी कुछ हुई है जिसमें केवल किसको महत्व दिया गया है, केवल पुरुष को महत्व दिया गया है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज बताया गया है। जबकि होना चाहिए कैमरा वुमेन, उन्होंने कहा एक ऐसे शब्द को प्रयोग करो, भाई यहां पर क्या जरूरत है मैन शब्द प्रयोग करने की। तो देखा होगा कि अब जो लोग बोलते हैं एकदम सही लैंग्वेज बोले, या लिखा आता है तो प्लेयर ऑफ द मैच आता है, मैन ऑफ द मैच नहीं आता है। कि किसको चुना जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है, कैमरा मैन नहीं होगा। अब शुद्ध जो इंग्लिश बोली जाती है वो कैमरा पर्सन, क्यों, पर्सन महिला भी हो सकती है और क्या हो सकता है आपका, पुरुष भी हो सकता है। बात समझ रहे कि नहीं? स्पोर्ट्समैन नहीं कहते, अब स्पोर्ट्स पर्सन कहते, यानी कि स्पोर्ट्समैन, पहले स्पोर्ट्समैन कहते थे, लेकिन अब स्पोर्ट्समैन नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन, महिला भी हो सकती है खिलाड़ी और आपका क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। बात समझ रहे कि नहीं? यानी कि ये केवल पहले जो दिखाता था कि मैन ऑफ द मैच, ये वर्चस्ववादी सोच को दिखाता था, क्योंकि ये शब्द किसने निर्मित किए हैं, पुरुषों ने। तो अपने आप को ही बेस्ट बता दिया, बोले मैन ऑफ द मैच। बात समझ गए कि नहीं? बहुत सारे नाम है सर, हम अभी बाद में लिखेंगे, आपको समझ में आएंगे, यहां समझ में आ रहा होगा। जैसे देखा जाता कि चेयरमैन, चेयरमैन को क्या कहा जाता था, अध्यक्ष, ये चेयरमैन साहब है। तो भैया चेयरमैन क्या और चेयरवुमेन नहीं है क्या? अब कहीं की नगर पालिका अध्यक्ष कोई आपकी महिला बन गई तो उसको भी क्या चेयरमैन कहेंगे, वो तो चेयरवुमेन हो गई। तो फिर ये बदल दिया गया, अब चेयरमैन की जगह क्या आता है, चेयरपर्सन। बात समझ गए? यानी कि मैन और वुमेन कुछ भी हो सकते, जरूरी नहीं कि केवल मैन ही। बात समझ में आ रही सर कि क्या कह रहे हैं? तो ध्यान रखना है आपको, क्या वो शब्द यानी कि जो केवल किसी एक को आधार मानकर गढ़े गए हो, जिसमें केवल एक का प्रभाव दिखाया गया हो, वो आपके किसको दर्शाएंगे, वर्चस्ववादी सोच को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। क्लियर हो रहा होगा? अब बात चलते हैं, ये तो केवल इन्होंने सामाजिक संरचना की बात कही, अभी और भी बात करते हैं इसी पर। दो शब्द आए हैं इसमें, एक है इक्वलिटी, समानता, और एक है समता। अभी बात करते हैं कि समानता क्या है और समता क्या है, समझाते हैं तुम्हें। बार बार पेपर में ये दो शब्द बहुत पूछे जाते हैं, तो इसी सामाजिक संरचना के सिद्धांत में है। एक है आपका समानता और दूसरा शब्द है आपका क्या, समता। आखिर दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या? ध्यान करो, आपका संविधान किसकी बात करता है, समता की बात करता है।
करता है कि नहीं करता? समानता की भी बात करता है और समता की भी बात करता है। यदि आप उसकी जो मूल अवधारणा पढ़ो संविधान की, तो संविधान की मूल अवधारणा में यही लिखा गया है कि जो संविधान है वो सभी को क्या मानेगा? समान मानेगा और समता का अधिकार प्रदान करता है। अब समता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार अलग है और समता का अधिकार अलग है। तो समझाते हैं समानता और समता क्या है। इसकी इंग्लिश और लिख लेते हैं। इसका मतलब है इक्वलिटी, इसका मतलब है इक्वलिटी, इसका मतलब है इक्विटी, इक्विटी का मतलब है समता और आपकी इक्वलिटी का मतलब है क्या? समानता। अब एक एक लाइन लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं, सारे पॉइंट समझाते हैं। देखना, एक चित्र ले लेते हैं तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि किसे समता कहेंगे और किसे समानता। ठीक है ना सर? एक चित्र ले लेते हैं बस केवल, और उससे समझ में आ जाएगा। यार ये अच्छा नहीं आ रहा चित्र, कोई बात नहीं। सुनिए सर, ये एक चित्र है, इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर क्या समता है और क्या समानता है। ठीक है ना? देखना, समता क्या है या समानता क्या है समझते हैं। ये देखना, तीन व्यक्ति खड़े थे, एक की लंबाई पूरी 6 फीट, ये कोई बाउंड्री वॉल थी जहां पर मैच चल रहा था, उसको देख रहे थे। ये दूसरा व्यक्ति था, ये तीसरा व्यक्ति था, जिसकी लंबाई क्या है? बिल्कुल कम, इसकी लंबाई इतनी। समानता कहती है कि सभी को समान रूप से एक एक बॉक्स क्या कर दो? प्रदान कर दो। बात समझ गए? यानी कि सभी को जो भी चीज बांटी जाए, सभी लोगों में क्या बांट दी जाए? समान बांट दिया है, उसको समानता कहते हैं। कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम जिसको जो जरूरत है वह जरूरत उसको क्या कर देंगे? जो सॉरी, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं, हम हर किसी व्यक्ति को समान रूप से क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कक्षा में 25 बच्चे और हमारे पास जितनी भी टॉफी आई, हमने उन्हीं 25 बच्चों में पूरी की पूरी